कहानी की शुरुआत गुआन नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट से होती है जो देहान हाई स्कूल में पढ़ता है। हर सुबह वह बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठता है और स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन साफ दिखाई देता है कि उसे वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कई सालों से अपने क्लासमेट्स की बुलिंग और मारपीट सहने के बाद अब उसकी बस यही इच्छा है कि उसके बचे हुए 2 साल किसी तरह जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएं। एक दिन जब वह स्कूल पहुंचता है तो उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त देसुक स्कूल की छत से कूद जाता है। जल्द ही पता चलता है कि देसुक को लंबे समय से स्कूल के कुछ लड़के बुरी तरह परेशान कर रहे थे, खासकर गुआनसू और जुन ह्योंग नाम के 2 बदमाश स्टूडेंट्स जो क्लास में उसे लगातार बेइज्जत करते और उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। देसुक की मौत के बाद भी स्कूल में बुलिंग का सिलसिला नहीं रुकता। अब गुआन अगला निशाना बन जाता है। खासकर ह्योंग उसे सबसे ज्यादा परेशान करता है क्योंकि वह एक ताकतवर नेता का बेटा है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि गुआन कई बार अपनी जान लेने के बारे में सोचता है, लेकिन हर बार हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक दिन गुआनसू सबके सामने गुआन को बेरहमी से पीट रहा होता है। गुआन के पास जवाब देने की ताकत नहीं होती, इसलिए वह बस रोता रहता है जबकि बाकी स्टूडेंट्स तमाशा देखते रहते हैं। तभी अचानक एक अजनबी वहां पहुंचता है और एक ही मुक्के में गुआनसू को जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वह रहस्यमयी आदमी गुआनसू की ऐसी पिटाई करता है कि स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा भी अपना बचाव नहीं कर पाता। यह देखकर पूरा स्कूल हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह आदमी है कौन। कुछ ही देर बाद ह्योंग वहां पहुंचता है और उस आदमी की पहचान पूछता है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद वह नया टीचर है, लेकिन वह खुद को जिन बताता है जो एजुकेशन राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो का इंस्पेक्टर है, अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए जिन बताता है कि यह संगठन हाल ही में स्कूलों में होने वाली हिंसा और बुलिंग को रोकने के लिए बनाया गया है और देहान हाई स्कूल उनका पहला मिशन है। नए इंस्पेक्टर को लेकर सभी स्टूडेंट्स काफी उत्सुक रहते हैं। बाद में जिन उनकी क्लास में आता है और घोषणा करता है कि अब से वही उन्हें पढ़ाएगा। हाजिरी लेते समय वह पूछता है कि क्या किसी को पता है कि द सुख ने अपनी जान क्यों ली थी। इस पर एक स्टूडेंट मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है, लेकिन जिन तुरंत उसे सजा देता है। इसके बाद वह पूरी क्लास को जमीन पर लेटने का आदेश देता है। ह्योंग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐसा न करने के लिए कहता है। चूंकि सभी उससे डरते हैं, इसलिए कोई भी तुरंत जिन की बात नहीं मानता, लेकिन जिन एक जोरदार वार करके ह्योंग को उसकी औकात याद दिला देता है। अगले ही पल पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है और सभी स्टूडेंट्स बिना किसी बहस के उसका आदेश मान लेते हैं। लंच ब्रेक के दौरान सभी स्टूडेंट्स कैफेटेरिया पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि जिन पहले से ही खाना परोस रहा है। जब ह्योंग को उसका खाना मिलता है तो वह जानबूझकर उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता है। जिन इस बदतमीजी को नजरअंदाज नहीं करता, वह वही खाना उठाता है और ह्योंग के कपड़ों पर उड़ेल देता है। यह देखकर पूरे कैफेटेरिया में हंसी गूंज उठती है, जबकि ह्योंग सबके सामने शर्मिंदगी झेलता रह जाता है। बाद में जिन सांसद गुआंग के घर पहुंचता है और वहां ह्योंग से मिलता है, जो उस नेता का बेटा होने के साथ साथ स्कूल के सबसे बड़े बुलीज में से एक है। जिन सांसद को साफ चेतावनी देता है कि उसका बेटा हद से ज्यादा बिगड़ चुका है और उसे अनुशासन की जरूरत है। अगर उसने खुद अपने बेटे को नहीं संभाला तो फिर वह उसे अपने तरीके से सबक सिखाएगा। इतना ही नहीं, वह ह्योंग का कान पकड़कर उसे सजा देता है और स्कूल के बाथरूम साफ करवाता है। जब सांसद को पता चलता है कि यह ब्यूरो एजुकेशन मिनिस्टर ग्योंग सुख ने बनाया है तो वह गुस्से से अगबबूला हो जाता है। वह सीधे स्कूल पहुंचता है और जिनको धमकियां देने लगता है। इसी बीच गुआन एक बार फिर अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में डर उसे रोक देता है। वह एक इमारत की छत के किनारे खड़ा होता है। तभी जिन वहां पहुंच जाता है और उसे सुरक्षित नीचे ले आता है। इसके बाद जिन उसे अलग ले जाकर समझाता है कि पुलिस की वजह से अपनी जिंदगी खत्म करना कोई समाधान नहीं है। अगर कोई उसे परेशान करे तो उसे जवाब देना चाहिए, और अगर जवाब नहीं दे सकता तो कम से कम वहां से दूर चला जाना चाहिए, लेकिन चुपचाप सब कुछ सहते रहना सही नहीं है। उस दिन के बाद से जिन और गुआन के बीच धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ सांसद गुआंग एजुकेशन मिनिस्टर गंग सुख से मिलता है। वह नए बने इस संगठन को लेकर बेहद गुस्से में होता है और पूछता है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या थी। गंग सुख शांत रहते हुए बताते हैं कि 2 साल पहले एक बेहद दुखद घटना हुई थी, जब एक स्टूडेंट ने अपने ही टीचर की जान ले ली थी। उसी घटना के बाद यह फैसला लिया गया कि स्कूलों में बढ़ती हिंसा और बुलिंग को रोकने के लिए इस संगठन की स्थापना की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो। सांसद गुआंग फिर पूछता है कि आखिर इस संगठन को खास तौर पर देहान हाई स्कूल में ही क्यों भेजा गया, जबकि वहां का एक इंस्पेक्टर उसके बेटे को लगातार परेशान कर रहा है। इस पर गंग सुख जवाब देते हैं कि उन्हें तो यह तक नहीं पता था कि सांसद का बेटा उस स्कूल में पढ़ता है। सांसद लगातार अपने बेटे का बचाव करता रहता है और बहस करता है, लेकिन गंग सुख अपनी बात से पीछे हटने से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद कहानी एक चुनावी अभियान के दौरान होने वाले बड़े कार्यक्रम की तरफ बढ़ती है। वहाँ रिपोर्टर्स और प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जमा होती है। कई लोग सांसद गुआंग के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। उनका आरोप होता है कि उसने अपने पद का गलत इस्तेमाल
किया है और भ्रष्टाचार में शामिल रहा है। यह सब देखकर सांसद गुआंग गुस्से से भर जाता है और सीधे गंग सुख का सामना करता है। तभी हमें पता चलता है कि इस जांच के पीछे गंग सुख का ही हाथ था। उन्हें यह जानकारी मिल चुकी थी कि सांसद के बेटे का उस घटना में बड़ा योगदान था, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट की मौत हुई थी। गुस्से में सांसद पूछता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम तो एक ही तरफ थे। लेकिन गंग सुख शांत आवाज में जवाब देते हैं कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। किसी न किसी को उसके बेटे को सबक सिखाना ही था, वरना और भी मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। कुछ समय बाद संगठन द्वारा दर्ज कराए गए केस के आधार पर सांसद गुआंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस उसे हिरासत में ले जाती है। अगले ही दिन हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। जो स्टूडेंट्स कभी ह्योंग से डरते थे, अब वही उससे बदला लेना शुरू कर देते हैं। पहली बार ह्योंग को एहसास होता है कि उसकी सारी ताकत सिर्फ उसके पिता के प्रभाव की वजह से थी और अब वह सुरक्षा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। उधर गुआन उसी जगह खड़ा होता है जहाँ से उसका दोस्त देसुख कूदकर अपनी जान दे चुका था। दोस्त की याद आते ही उसका दर्द बाहर निकल आता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। तभी जिन वहाँ आता है और उसे संभालता है, वह गुआन को भरोसा दिलाता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें कई स्टूडेंट्स घबराकर भागते हुए दिखाई देते हैं। वे तुरंत वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि ह्योंग भीड़ के बीच खड़ा है। उसके हाथ में पेट्रोल से भरा एक कंटेनर होता है। बदले और गुस्से में अंधा हो चुका ह्योंग कई स्टूडेंट्स पर पेट्रोल डाल चुका होता है और उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दे रहा होता है। जिन उसे घूरते हुए कहता है, लगता है तुमने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। इसके बाद वह एक लाइटर जला देता है। कुछ ही सेकंड में आग की लपटें ह्योंग के बेहद करीब पहुंच जाती हैं और ऐसा लगता है कि वह किसी भी पल आग की चपेट में आ सकता है। मौत को अपने सामने देखकर ह्योंग पूरी तरह टूट जाता है। वह रोने लगता है, चीखने लगता है और कांपती हुई आवाज में रहम की भीख मांगने लगता है। ह्योंग रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। जिन शांत चेहरे के साथ लाइटर बंद कर देता है और आग बुझा देता है। फिर वह ठंडी नजरों से ह्योंग को देखते हुए कहता है, अभी जो डर तुम महसूस कर रहे हो, बिल्कुल यही डर देसुख ने अपनी मौत से पहले महसूस किया था। वह भी बहुत डरा हुआ था और उसके साथ जो हुआ उसका वह बिल्कुल हकदार नहीं था। जिन आगे कहता है, आज चाहे तुम्हें अपनी गलती का कितना भी पछतावा क्यों न हो, लेकिन देसुख अब कभी वापस नहीं आएगा और तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। कुछ समय बाद ह्योंग को जेल भेज दिया जाता है। इसके साथ ही स्कूल उन सभी स्टूडेंट्स से मुक्त हो जाता है जो लंबे समय से हिंसा, बुलिंग और डर का माहौल फैला रहे थे। बाद में मिनिस्टर गंग सो अपनी बेटी की कब्र पर फूल चढ़ाने पहुँचते हैं। वहीं जिन भी उनसे मिलने आता है। देहान हाई स्कूल में बुलिंग की समस्या खत्म करने का उसका मिशन सफल हो चुका होता है। लेकिन दूसरी तरफ एजुकेशन राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो को लेकर लोगों के बीच विरोध शुरू हो जाता है। कई लोग संगठन की ताकत और उसके काम करने के तरीकों पर सवाल उठाने लगते हैं। इसका जवाब देने के लिए गंगसो मीडिया के सामने आते हैं। वह बताते हैं कि स्कूल प्रशासन कई बार स्टूडेंट्स और टीचर्स की सुरक्षा करने में नाकाम रहा है। इसी वजह से शिक्षा मंत्रालय को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। वह घोषणा करते हैं कि यह संगठन सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। साथ ही स्कूलों के अंदर होने वाले अपराधों जैसे बुलिंग, यौन शोषण, गैंग गतिविधियां, शराब का दुरुपयोग और हिंसा को खत्म करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद कहानी एक नई जगह ग्विन टेक्निकल हाई स्कूल की तरफ बढ़ती है। यहाँ बोंग गुंडे नाम का एक नया स्टूडेंट ट्रांसफर होकर आता है, लेकिन स्कूल में कदम रखते ही उसे एहसास हो जाता है कि यह कोई सामान्य स्कूल नहीं है। पूरा स्कूल अलग अलग गैंग्स के कब्जे में है। यहाँ स्टूडेंट्स को लगातार डराया जाता है, उनसे पैसे वसूले जाते हैं और कई बार उन्हें अपराध करने के लिए भी मजबूर किया जाता है। जब बोंग अपनी क्लास में पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। लगभग हर स्टूडेंट के शरीर पर गैंग के टैटू बने हुए हैं। कई लड़के खुलेआम नशा कर रहे होते हैं और स्कूल के अंदर ही हथियार लेकर घूम रहे होते हैं। उनकी गुंडागर्दी सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं रहती, वे अपने टीचर्स को भी धमकाते हैं और उनके साथ बदसलूकी करते हैं। कुछ ही देर में क्लास के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। स्टूडेंट्स हथियार निकालकर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। चाकू, लोहे की पाइपें और यहाँ तक कि भारी ऑटोमोबाइल टूल्स भी लड़ाई के हथियार बन जाते हैं। स्कूल के अंदर अलग अलग गैंग्स के बीच भयंकर झड़प शुरू हो जाती है। बोंग अभी यह सब समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी किम ह्योंग नाम का एक स्टूडेंट उसके पास आता है। वह बोंग को बताता है कि यह लड़ाई ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के बीच चल रही है। दोनों ग्रुप एक खतरनाक गैंग लीडर गुआन हायोक का भरोसा जीतना चाहते हैं। जो ग्रुप जीतेगा उसे उसके संगठन में शामिल होने का मौका मिलेगा। उधर एजुकेशन राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो पहले से ही इस स्कूल पर नजर रखे हुए होता है। वे एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं ताकि गैंग्स का सफाया किया जा सके और इस स्कूल को फिर से पढ़ाई की जगह बनाया जा सके, न कि युद्ध का मैदान। इसी दौरान स्कूल का एक बदमाश एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट और क्लास के सबसे मेहनती और ईमानदार लड़के को आमने सामने खड़ा कर देता है। वह क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहता है, लड़ो और तब तक लड़ो जब तक तुम में से कोई एक हार न जाए। फिर वह हंसते हुए जोड़ता है, और जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो जो जीतेगा उसे भी मैं खुद पीटूंगा। आखिरकार लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन जैसा उसने कहा था वह अपना वादा निभाता है और कमजोर पड़ चुके स्टूडेंट को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि यह लड़का पूरे स्कूल का सबसे आसान निशाना है। वह गरीब है, शांत स्वभाव का है
और पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। हर दिन होने वाली बुलिंग और मारपीट के बावजूद वह हार नहीं मानता। उसका सपना सिर्फ इतना है कि वह अच्छी शिक्षा हासिल करे और अपनी जिंदगी बदल सके। बोंग जल्द ही उस लड़के का अच्छा दोस्त बन जाता है और उसकी मुश्किल भरी जिंदगी के बारे में और ज्यादा जानने लगता है। उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए बोंग उसके घर भी जाता है। वहाँ पहुंचकर वह अपनी आंखों से उन कठिन हालात को देखता है जिनका सामना वह लड़का हर दिन करता है। अगली सुबह हुआ जिन ग्विन टेक्निकल हाई स्कूल पहुंचता है। वह किम ह्योंग के पास जाता है और उससे पूछता है कि जब उसे लगभग हर दिन पीटा जाता है तब भी वह स्कूल आना क्यों नहीं छोड़ता। किम इस सवाल का जवाब देने में हिचकिचाता है, लेकिन तभी हुआ जिन उसे बताता है कि हर्ब उसकी स्थिति की जांच शुरू कर चुका है। उनका अगला मिशन अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। इसके बाद एक बड़ा खुलासा होता है। जो बोंग अब तक खुद को नया ट्रांसफर स्टूडेंट दिखा रहा था, वह असल में हर्ब का एक अंडरवर्ल्ड सदस्य होता है और स्कूल पर कब्जा कर चुके गैंग्स को खत्म करने वाले ऑन ऑपरेशन का हिस्सा होता है। एक दिन बोंग जानबूझकर कुछ गैंग मेंबर्स को उकसाता है और उन्हें सीधे हुआ जिनके पास ले आता है। गैंग के लड़के तुरंत उसे डराने धमकाने लगते हैं और यहाँ तक कि उस पर हमला करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हुआ जिन बिल्कुल शांत रहता है। वह अपना परिचय हर्ब इंस्पेक्टर के रूप में देता है और उन्हें समझाता है कि एक सही स्कूल में कौन कौन से नियम और मानक होने चाहिए। हालांकि उन लड़कों का उसकी बातें सुनने का कोई इरादा नहीं होता। वे सीधे उस पर हमला करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन यह फैसला उनके लिए भारी पड़ जाता है। हुआ जिन उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक और कुशल फाइटर साबित होता है। उनमें से कोई भी उस पर एक ढंग का वार तक नहीं कर पाता। उल्टा हुआ जिन अकेले ही सबको आसानी से हरा देता है और गैंग के सभी लड़कों की हालत खराब कर देता है। इसके बाद वह सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और नया टाइम टेबल लागू करता है। वह बताता है कि हर दिन उन्हें कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी और स्कूल के नियमों का पालन कैसे करना होगा। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स सुधरने का नाम नहीं लेते। कुछ लड़के उस पर चीजें फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुआ जिन उन्हें भी ऐसा सबक सिखाता है जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाते। कुछ ही समय में सभी लड़के चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और सामान्य स्टूडेंट्स की तरह व्यवहार करने लगते हैं। बाद में रेगुलर टीचर क्लास में आते हैं और बोर्ड पर पढ़ाना शुरू करते हैं। तभी एक स्टूडेंट हाथ उठाकर तंज भरे अंदाज में कहता है कि उसके पास पेन नहीं है। हुआ जिन तुरंत उसे सजा देता है। सजा मिलते ही लड़के का सारा रवैया गायब हो जाता है। जो दूसरे स्टूडेंट्स नोट्स लिखने से मना करते हैं, उन्हें भी वैसी ही सख्ती का सामना करना पड़ता है। आखिरकार पूरी क्लास पढ़ाई में सहयोग करना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद स्कूल के दो सबसे बदनाम शरारती लड़के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लास में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर देते हैं। इस बार हुआ जिन उन्हें एक खराब हालत वाली गाड़ी में बैठाकर पूरे शहर में घुमाता है। लंबी और डरावनी सवारी के बाद दोनों लड़के पूरी तरह थक जाते हैं और बुरी तरह घबरा जाते हैं। हुआ जिन उन्हें और सजा देने ही वाला होता है कि तभी किम ह्योंग बीच में आकर उसे रोक देता है। बाद में बोंग किम से पूछता है कि उसने उन दोनों की मदद क्यों की। किम जवाब देता है कि उसे डर था कहीं मामला और ज्यादा न बिगड़ जाए। अगर फिर से बड़ा झगड़ा हुआ तो क्लासेस दोबारा बंद हो सकती है और पढ़ाई का नुकसान होगा। उधर वे दोनों शरारती लड़के स्कूल से भागने की योजना बनाते हैं। वे ताकतवर गैंगस्टर गुआन हायोक से मिलना चाहते हैं, जिसने हाल ही में एक प्रतिद्वंदी ग्रुप को हराने के बाद उनके ग्रुप को चुन लिया था। बोंग उनकी योजना को समझ जाता है। वे दोनों उसे भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं और स्कूल से बाहर निकलने में मदद करने के लिए मना लेते हैं। बोंग ऊपर से उनकी बात मानने का नाटक करता है और उनके साथ चल पड़ता है। कुछ समय बाद तीनों वापस क्लास में लौट आते हैं, लेकिन लौटते ही वे दोनों शरारती लड़के फिर से अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आते हैं। वे सीधे हुआ जिनको उकसाना शुरू कर देते हैं। उसी समय अचानक क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और गुआन हायोक खुद अंदर आ जाता है। अंदर आते ही वह बिना किसी देरी के हुआ जिनको लड़ाई की चुनौती दे देता है। पूरी क्लास के सामने दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे पर लगातार वार करते रहते हैं। फिर अचानक हुआ जिन जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर पूरी क्लास खुशी से झूम उठती है। स्टूडेंट्स जोर जोर से गुआन हायोक का नाम चिल्लाने लगते हैं। खुद को विजेता समझते हुए गुआन हायोक घमंड से कहता है, मैं कभी भी हर्ब को अपने स्कूल पर कब्जा नहीं करने दूंगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हुआ जिन धीरे धीरे उठकर फिर से खड़ा हो जाता है। असल में वह हारने का सिर्फ नाटक कर रहा था। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से पलटवार करता है और लगातार ताबड़तोड़ मुक्कों से गुआन हायोक को दबाना शुरू कर देता है। तभी पता चलता है कि गुआन हायोक को पकड़ना ही हुआ जिनका असली मिशन था। वही वह शख्स था जिसने स्टूडेंट्स को गैंग्स में शामिल किया, उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए उकसाया और पूरे स्कूल को अपराध का अड्डा बना दिया। उसे हराने के बाद हुआ जिन उसके हाथों में जंजीरें डाल देता है और उसे घसीटते हुए उसके ही साथियों के सामने ले आता है। अपने लीडर को उस हालत में देखकर गैंग के बाकी सदस्य तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उनका हाल भी अपने बॉस से अलग नहीं होता। हुआ जिन एक एक करके सबको हरा देता है और उनकी लड़ने की हिम्मत पूरी तरह तोड़ देता है। यह सब देखकर पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। उनमें से कई सालों से खुद को गैंगस्टर और दबंग समझते थे, लेकिन अब वही लोग डर से कांप रहे होते हैं। एक एक करके वे हुआ जिनके सामने माफी मांगने लगते हैं। हालांकि हुआ जिन उनसे कहता है, तुम लोग गलत इंसान से माफी मांग रहे हो। फिर वह किम ह्योंग की तरफ इशारा करता है, वही शांत लड़का जिसे ये सभी रोज पीटते थे, बेइज्जत करते थे और लगातार परेशान करते थे। हुआ जिन कहता है, अगर सच में माफी मांगनी है तो उससे मांगो।
यह सुनकर किम ह्यूंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बहुत समय बाद पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। पहली बार उसे वह न्याय मिला था जिसका वह हकदार था। इसके बाद हुआ जिन पूरे स्कूल को संबोधित करता है। वह कहता है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन दोबारा कभी किसी ऐसे इंसान की राह में मत आना जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पढ़ना चाहता है। किसी ऐसे स्टूडेंट को कभी मत सताना जिसका सपना सिर्फ एक अच्छा भविष्य बनाना हो। इन शब्दों के साथ ग्विन टेक्निकल हाई स्कूल का संकट आखिरकार खत्म हो जाता है। उस दिन के बाद स्कूल में टैटू, नशा, गैंग गतिविधियां, हिंसा और बुलिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाता है। धीरे धीरे वह स्कूल जो कभी युद्ध का मैदान बन चुका था फिर से एक असली शिक्षण संस्थान में बदलने लगता है। मिशन पूरा होने के बाद हुआ जिन और बोंग शिक्षा मंत्रालय लौटते हैं और अपनी सफलता की रिपोर्ट जमा करते हैं। उस रात हुआ जिन अकेले अपने घर वापस आता है। शहर धीरे धीरे शांत हो रहा होता है। वह चुपचाप बैठा एक तस्वीर को देखता रहता है। वह तस्वीर उस महिला की होती है जिससे वह कभी बेहद प्यार करता था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। स्कूल में मिली जीत भले ही उसके मिशन का अंत हो, लेकिन उसके अतीत का दर्द आज भी उसके दिल में जिंदा है। कई साल पहले स्टूडेंट प्रोटेक्शन टास्क फोर्स बनने से पहले हुआ जिन की पत्नी एक टीचर हुआ करती थी। हर सुबह हुआ जिन उसे स्कूल छोड़कर अपने काम पर जाता था। वह हमेशा उसे स्कूलों में बढ़ती हिंसा और गैंग्स से सावधान रहने के लिए कहता था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती थी, जिस दिन बड़े लोग बच्चों से डरने लगेंगे उसी दिन समाज टूटना शुरू हो जाएगा। दुर्भाग्य से उसकी यह बात बाद में दर्दनाक सच साबित हुई। एक दिन स्कूल के एक गैंगस्टर स्टूडेंट ने उस पर बेहद बेरहमी से हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में अपनी चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। इस दुखद घटना को और भी दर्दनाक बनाने वाली बात यह थी कि हमलावर स्टूडेंट को अदालत ने सिर्फ 4 साल की सजा सुनाई थी। यह फैसला सुनकर हुआ जिन अंदर से टूट गया था। वह गुस्से और दर्द से भर चुका था। उसी समय गंग सियोक शिक्षा मंत्री के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। जब उन्होंने हुआ जिनका दर्द देखा तो उससे एक वादा किया। उन्होंने कहा, अगर मैं यह चुनाव जीत गया तो स्कूलों में होने वाली हिंसा के खिलाफ लड़ने और टीचर्स व स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए एक खास संगठन बनाऊंगा। मैं इस संगठन को अपनी बेटी और तुम्हारी पत्नी की याद में समर्पित करूंगा। इसके बाद अगले दिन की शुरुआत होती है। हर दिन की तरह हुआ जिन मंत्री के ऑफिस पहुंचता है और पूछता है कि अब उनकी टीम को अगला मिशन किस स्कूल में मिलने वाला है। रिपोर्ट्स देखते समय उनकी नजर एक ऐसे केस पर पड़ती है जिसमें हाल ही में एक टीचर ने अपनी जान दे दी थी। जांच शुरू होते ही एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। यरी नाम की एक स्टूडेंट जो सोशल मीडिया पर काफी मशहूर थी, उसने उस टीचर पर झूठा आरोप लगाया था। उसकी ऑनलाइन लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि क्लास की ज्यादातर लड़कियां उसकी दोस्त बनना चाहती थीं। यरी पढ़ाई से ज्यादा अपने फॉलोअर्स की परवाह करती थी। वह अक्सर क्लास के दौरान भी लाइव स्ट्रीमिंग करती रहती थी। एक दिन एक टीचर ने उसका फोन जब्त कर लिया ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे सके। इस बात से यरी बुरी तरह नाराज हो गई। उसने एक नकली वीडियो एडिट किया और उसे इस तरह तैयार किया कि टीचर की छवि खराब हो जाए और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन मामला यही नहीं रुका। एक दूसरे टीचर ने उसे वीडियो में हेरफेर करते हुए देख लिया था। बाद में उसने यरी से बात की और उससे झूठ फैलाना बंद करने की विनती की, लेकिन यरी ने उसकी बात सुनने के बजाय और भी बड़ा आरोप लगा दिया। उसने सार्वजनिक रूप से दावा कर दिया कि उस टीचर ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। कुछ ही समय में यह आरोप हर जगह फैल गया। लोग बिना सच्चाई जाने टीचर के खिलाफ हो गए। सोशल मीडिया पर उसे लगातार गालियां दी जाने लगी। हर तरफ उसकी आलोचना होने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि उसकी अपनी पत्नी भी इंटरनेट पर फैली बातों को देखकर उस पर शक करने लगी। एक निर्दोष इंसान के लिए यह सब सहना असंभव होता जा रहा था। आखिरकार लगातार हो रही बेइज्जती, मानसिक दबाव और अकेलेपन से टूटकर उस टीचर ने अपनी जान दे दी। जब हुआ जिन और मंत्री को पूरी सच्चाई पता चलती है तो वे फैसला करते हैं कि यही स्कूल उनका अगला मिशन होगा। अगले दिन युंग नाम की एक टीचर स्टूडेंट्स को बताती है कि अब मृत टीचर की जगह एक नई टीचर आने वाली है। लेकिन जैसे ही नई टीचर क्लास में कदम रखती है, स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वे उससे अजीब और बेहुदा सवाल पूछने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स उसे जानबूझकर शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। एक लड़की तंज कसते हुए कहती है कि मेकअप की वजह से वह अलग दिख रही है और उससे उसकी पुरानी तस्वीरें दिखाने की मांग करती है। कुछ ही सेकंड में पूरी क्लास उसी बात को दोहराने लगती है। सभी जोर जोर से उसकी पुरानी तस्वीरें दिखाने की मांग करने लगते हैं। इस पूरे हंगामे के बीच यरी एक बार फिर सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। नई टीचर शांत आवाज में उसे लाइव बंद करने के लिए कहती है, लेकिन यरी साफ इनकार कर देती है। अगले ही पल टीचर उसके पास पहुंचती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह यरी का फोन पकड़ती है और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। फोन टूटते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। इसी के साथ पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें।